हेलो, सोचो इतना बड़ा देश है इंडिया। अलग अलग कल्चर, लैंग्वेजेस, लोग, इसे एक साथ स्मूथली चलाना आसान काम नहीं है। तो ये होता कैसे है? इसका जवाब एक वर्ड में है, फेडरलिज्म। तो सबसे पहले ये फेडरलिज्म है क्या? सिंपल वर्ड्स में ये गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर को अलग अलग लेवल्स या टीयर्स में डिवाइड किया जाता है। सोचो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे देश के लिए डिसीजन लेती है। फिर हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। और इंडिया जैसी बड़ी और डाइवर्स कंट्री में एक तीसरा लेवल भी है, लोकल गवर्नमेंट। तो जब पावर इस तरह ऊपर से नीचे सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल्स में बंटती जाती है, इसी सिस्टम को हम फेडरलिज्म कहते हैं। अब हर देश में ऐसा नहीं होता। कुछ कंट्रीज में यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। यहाँ सारी पावर एक ही लेवल के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट या लोकल बॉडीज होते तो हैं, पर उनके पास अपने खुद के पावर्स नहीं होते। अब आप खुद सोचो, इंडिया जैसे देश के लिए कौन सा सिस्टम बेटर है? वो जहां पावर शेयर हो, या वो जहां सारी पावर दिल्ली में बैठी एक ही गवर्नमेंट के पास हो? ऑब्वियसली फेडरलिज्म, क्योंकि पावर जितनी शेयर होती है उतना ही सिस्टम लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहता है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इंडिया और यूएसए, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स हैं फ्रांस और इंग्लैंड। तो एक अच्छे फेडरल सिस्टम की पहचान क्या है? उसके कुछ खास फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट के 2 या उससे ज़्यादा लेवल्स होते हैं, जैसे इंडिया में 3 है। सेकेंड, ये अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रूल तो सेम सिटीजन्स पर करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन यानी एरिया ऑफ कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी रूल करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, लेकिन स्टेट पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है और देश की आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट के। दोनों का एरिया ऑफ कंट्रोल बिल्कुल साफ साफ बटा हुआ है। थर्ड, किस लेवल के पास क्या पावर होगी, ये सब हवा में नहीं होता। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है। फोर्थ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इन बेसिक रूल्स को चेंज करना हो तो कोई एक लेवल अकेले नहीं कर सकता। सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल्स की सहमति जरूरी होती है। फिफ्थ, अगर इन लेवल्स के बीच पावर को लेकर कोई डिस्प्यूट या झगड़ा हो जाए तो जुडिशरी यानी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह काम करती है और फैसला सुनाती है। सिक्स्थ, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, यानी उनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या होंगे, ये भी पहले से तय होता है, ताकि उन्हें फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। और लास्ट, सेवेंथ फीचर, फेडरलिज्म के 2 मेन मकसद होते हैं। एक, देश के यूनिटी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा, अलग अलग रीजन्स की डाइवर्सिटी और कल्चर को रिस्पेक्ट करना और उन्हें जगह देना। फेडरेशन भी 2 तरह से बनती है। एक होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें छोटी छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट्स खुद मिलकर एक बड़ी कंट्री बनाते हैं ताकि वो ज़्यादा पावरफुल और सिक्योर हो सकें। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ सभी स्टेट्स के पास लगभग बराबर पावर होती है। दूसरी है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसका एग्जाम्पल है इंडिया। यहाँ एक बहुत बड़ी कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए उसकी पावर्स को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इस सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है और कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स भी मिलती हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं? चलो देखते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब उसमें 2 टियर सिस्टम था, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया की डाइवर्सिटी को देखते हुए बाद में एक 3rd टियर ऐड किया गया, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत्स और म्युनिसिपैलिटीज आती हैं। पावर अच्छे से डिवाइड हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स बनाई गई हैं। पहली है यूनियन लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग। इन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। दूसरी है स्टेट लिस्ट। इसमें स्टेट लेवल के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर। इन पर स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बनाती हैं। तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट्स, मैरिज। लेकिन अगर दोनों के लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ही माना जाएगा। अब एक सवाल, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो इन तीनों लिस्ट्स में नहीं हैं, खासकर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी या स्पेस टेक्नोलॉजी। इन्हें कहते हैं रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट्स। इन पर लॉ बनाने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इंडिया में सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं है। कुछ स्टेट्स जैसे असम, नागालैंड और मिजोरम को आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, ताकि उनका यूनिक कल्चर और लैंड राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। इसके अलावा
इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। ये इतने छोटे हैं कि इन्हें स्टेट नहीं बनाया जा सकता और इतने अलग हैं कि किसी स्टेट में मर्ज भी नहीं किया जा सकता। इन्हें डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। ये जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है, इसे बदलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और उसके बाद इंडिया के कम से कम आधे स्टेट्स यानी 14 स्टेट्स की असेंबली से भी अप्रूवल चाहिए। लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से फेडरलिज्म सक्सेसफुल नहीं हो जाता। इंडिया का फेडरलिज्म इसलिए भी सक्सेसफुल है क्योंकि हमने इसे अच्छे से प्रैक्टिस किया है। कैसे? पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आज़ादी के बाद इंडिया में कई नए स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए गए। ये इसीलिए किया गया ताकि एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग अपने स्टेट में आराम से रह सके। इससे देश टूटा नहीं बल्कि और ज्यादा यूनाइटेड हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो गया। कुछ स्टेट्स कल्चर या ज्योग्राफी के बेसिस पर भी बने, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं। हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस हैं जिन्हें शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा मिला हुआ है, टोटल 22। इंग्लिश को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है 1965 में जब ऑफिशियल काम के लिए इंग्लिश का यूज बंद करने की कोशिश हुई तो तमिलनाडु जैसे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में बहुत प्रोटेस्ट्स हुए। उनकी मांग थी कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए। आखिर में सेंट्रल गवर्नमेंट को अग्री करना पड़ा। ये दिखाता है कि इंडियन फेडरलिज्म हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करता है। तीसरा, सेंटर स्टेट रिलेशंस। आज़ादी के बाद काफ़ी सालों तक सेंटर और ज़्यादातर स्टेट्स में एक ही पार्टी, कांग्रेस का रूल था। इस दौरान अगर किसी स्टेट में कोई और पार्टी जीत जाती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर उसकी पावर्स को कम करने की कोशिश करती थी। लेकिन 1990s के बाद सब कुछ बदल गया। कोलिशन गवर्नमेंट्स यानी गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। अब किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती थी तो अलग अलग पार्टीज मिलकर सरकार बनाती थी। इससे रीजनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट करने लगी। सेंटर और स्टेट्स के बीच रिलेशंस बेहतर हुए और फेडरलिज्म और मजबूत हुआ। और अब आते हैं फेडरलिज्म के सबसे जमीनी लेवल पर, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक गांव या शहर की लोकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहां क्या काम होना चाहिए, ये वहां के लोग ही सबसे अच्छे से जानते हैं। लेकिन शुरू में लोकल गवर्नमेंट्स के पास असली पावर नहीं थी। असली बदलाव आया 1992 में। कुछ बड़े स्टेप्स लिए गए। पहला, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस रेगुलर करवाना कंपल्सरी कर दिया गया। दूसरा, इन इलेक्शंस में SC, ST और OBCs के लिए सीट्स रिजर्व की गई। तीसरा, सबसे रेवोल्यूशनरी, कम से कम 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व कर दी गई। चौथा, इन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए हर स्टेट में एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। और पांचवा, स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी कुछ पावर्स और रेवेन्यू लोकल बॉडीज के साथ शेयर करना कंपल्सरी कर दिया गया। ये लोकल गवर्नमेंट भी दो तरह की होती है। गांव में इसे पंचायती राज कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर 3 लेवल्स का है। सबसे नीचे हर गांव की ग्राम पंचायत, जिसका हेड सरपंच होता है। फिर कुछ ग्राम पंचायत को मिलाकर बनती है पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, और एक डिस्ट्रिक्ट की सारी पंचायत समिति को मिलाकर बनता है जिला परिषद। शहरों में, छोटे शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं और बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर कहते हैं। इस 1992 के स्टेप का नतीजा क्या निकला? ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। आज इंडिया में लोकल लेवल पर लगभग 3.6 मिलियन यानी 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये नंबर दुनिया के कई देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। इससे आम लोगों को और खासकर महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में आवाज़ मिली। हाँ, अभी भी कुछ कमियां हैं। कुछ जगहों पर ग्राम सभा के इलेक्शंस अभी भी रेगुलर नहीं होते। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी तक लोकल बॉडीज़ को उतनी पावर और पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया है जितनी ज़रूरत है। लेकिन इन कमियों के बावजूद इंडिया का फेडरल सिस्टम एक जिंदा, डेवलप हो रहा सिस्टम है। यही सिस्टम है जो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ को एक साथ बांध कर रखता है और हमारी डेमोक्रेसी को ज़मीन से लेकर सबसे ऊपर तक हर लेवल पर मजबूत बनाता है। और उम्मीद है कि टाइम के साथ ये और भी बेहतर होता जाएगा।